इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिनमें धर्मग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, यूपीएसएसएससी, एमपीपीएससी और आरपीएससी के लिए उपयोगी है। प्रश्न 1। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को महाकाव्यों और पुराणों में किस नाम से जाना गया है? सही उत्तर है भारतवर्ष। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया है, जो भरत नामक एक प्राचीन कबीले से संबंधित है। प्रश्न 2। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से संबोधित करते थे, जिसका अर्थ जामुन वृक्षों का द्वीप है? सही उत्तर है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय इसे जम्बू द्वीप कहते थे, जो इसकी भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। प्रश्न 3। प्राचीन ईरानी भारत को किस नाम से संबोधित करते थे? सही उत्तर है हिंदू। प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के आधार पर इसे हिंदू कहते थे। सिंधु शब्द का उच्चारण परिवर्तन से हिंदू बना। प्रश्न 4। मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? सही उत्तर है हिंदुस्तान। मध्यकाल में इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया, जो फारसी शब्द हिंदू से बना है और मुगल काल में प्रचलित रहा। प्रश्न 5। अंग्रेजों ने यूनानी शब्द के आधार पर भारत को किस नाम से पुकारना शुरू किया? सही उत्तर है इंडिया। अंग्रेजों ने यूनानी शब्द इंदे से इंडिया नाम अपनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग होता है। प्रश्न 6। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को किन दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर है उत्तर और दक्षिण। विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमा मानी जाती है। प्रश्न 7। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में मुख्यतः किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? सही उत्तर है द्रविड़ परिवार। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, जो प्राचीन द्रविड़ सभ्यता से संबंधित हैं। प्रश्न 8। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3 भागों में। ये हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्रश्न 9। इतिहास को सर्वप्रथम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है क्रिस्टोफ सैलियर्स। ये विभाजन जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सैलियर्स ने 17वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। प्रश्न 10। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होती है? सही उत्तर है 4। ये हैं धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। प्रश्न 11। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है? सही उत्तर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इनमें अवशेष, अभिलेख और मुद्राएं शामिल हैं, जो ऐतिहासिक ग्रंथों की पुष्टि करते हैं। प्रश्न 12। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? सही उत्तर है वेद। वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। प्रश्न 13। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। प्रश्न 14। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ किसे माना जाता है? सही उत्तर है वेद। वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। प्रश्न 15। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। प्रश्न 16। वेदों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 4। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। प्रश्न 1। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। प्रश्न 2। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही उत्तर है 10 मंडल। इन मंडलों में विभिन्न देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। प्रश्न 3। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है होत्री। ये वैदिक यज्ञों में ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। प्रश्न 4। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? सही उत्तर है 3रा मंडल। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी और ये सूर्य देव सावित्री को समर्पित है। प्रश्न 5। चातुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? सही उत्तर है पुरुष सूक्त। इसका प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न 6। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मुख्यतः किस देवता का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है सोम। ये मंडल सोम देवता को समर्पित है, जो धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख अंग था। प्रश्न 7। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है खिल।
ये मुख्य संहिता के पूरक माने जाते हैं। प्रश्न 8, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का संबंध किससे है? सही उत्तर है गाय। प्राचीन काल में गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता था। प्रश्न 9, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में मिलता है? सही उत्तर है ऋग्वेद। इसका प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न 10, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है ऋग्वेद। ये वैदिक कालीन धार्मिक विचारों को दर्शाता है। प्रश्न 11, ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? सही उत्तर है 250 मंडल। इंद्र को प्रमुख देवता माना गया है, जो उनके युद्ध और वर्षा देवता स्वरूप को दर्शाता है। प्रश्न 12, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान माना जाता है? सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। यह यज्ञ और वैदिक कर्मकांड की जानकारी देता है। पहला प्रश्न, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? सही उत्तर है ईसा मसीह। यह कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानता है और विश्व भर में प्रचलित है। प्रश्न 2, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ईसा पूर्व, जिसे बीसी भी कहते हैं। इतिहास लेखन में तिथियों को इसी प्रणाली में बांटा जाता है। प्रश्न 3, ग्रेगोरियन कैलेंडर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ईसाई कैलेंडर। इसका आधार ईसा मसीह का जन्म वर्ष है और ये वैश्विक मानक बन चुका है। प्रश्न 4, ईसा मसीह के जन्म से आरंभ होने वाले वर्ष को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ईसवी सन। इसे संक्षेप में ई या एडी भी लिखा जाता है। प्रश्न 5, एडी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है एनो डोमिनी। ये लैटिन पूर्ण रूप है जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में। प्रश्न 6, एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में। यह ईसवी सन दर्शाने के लिए उपयोग होता है। प्रश्न 7, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? सही उत्तर है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये पुस्तक 1904 में लिखी गई थी। प्रश्न 8, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1904 मंडल। यह पुस्तक औपनिवेशिक दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। प्रश्न 9, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किस घटना को विशेष रूप से विस्तृत स्थान दिया गया है? सही उत्तर है सिकंदर का आक्रमण। इस पुस्तक का 1/3 भाग इसी पर आधारित है। पहला प्रश्न, सस्वर पाठ के मंत्रों तथा यज्ञ में पालन किए जाने वाले नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? सही उत्तर है यजुर्वेद, जो यज्ञ संबंधी मंत्रों और नियमों का अध्ययन कराता है और गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में उपलब्ध है। प्रश्न 2, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अध्वर्यु। यह प्राचीन काल में यज्ञ की विधि का संचालन करता था। प्रश्न 3, यजुर्वेद किस विषय से मुख्यतः संबंधित है? सही उत्तर है यज्ञों के नियम और विधि विधान। इसे कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है। प्रश्न 4, यजुर्वेद किस प्रकार की रचना शैली में उपलब्ध है? सही उत्तर है गद्य एवं पद्य दोनों। इसे अनुष्ठानों के व्यावहारिक उपयोग हेतु संकलित किया गया था। प्रश्न 5, यजुर्वेद में बलि देने की प्रक्रिया का वर्णन किसमें मिलता है? सही उत्तर है बलिदान विधि। यह यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए एक मार्गदर्शक है। प्रश्न 6, यजुर्वेद मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? सही उत्तर है यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए। ये धार्मिक ब्राह्मणों के लिए एक मार्गदर्शक है। प्रश्न 7, अध्वर्यु का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है मंत्रों का सस्वर पाठ करना। अध्वर्यु यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं। प्रश्न 8, यजुर्वेद में कौन सा तत्व गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? सही उत्तर है यज्ञ और अनुष्ठान की विधि। यह धार्मिक अनुष्ठानों में मार्गदर्शक है। प्रश्न 9, यजुर्वेद में नियमों का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है यज्ञ की सफलता के लिए। यह पारंपरिक अनुष्ठानों की शुद्धता बनाए रखता है। प्रश्न 1, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है गान। सामवेद को संगीत प्रधान वेद माना जाता है और साम का अर्थ गान है। प्रश्न 2, सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है उद्गाता। वो यज्ञ के दौरान मंत्रों का सस्वर गान करता था। प्रश्न 3, सामवेद का संकलन मुख्यतः किस वेद पर आधारित है? सही उत्तर ऋग्वेद है। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। प्रश्न 4, सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? सही उत्तर है भारतीय संगीत। सामवेद को भारतीय संगीत की आधारशिला माना जाता है। प्रश्न 5, सामवेद में कुल कितने सूक्त संकलित हैं? सही उत्तर है 1810 सूक्त।
ये सूक्त ऋग्वेद से लेकर गान के लिए व्यवस्थित किए गए। प्रश्न 6, सामवेद के अधिकांश मंत्र किस उद्देश्य से व्यवस्थित किए गए थे? सही उत्तर है यज्ञ के समय गान के लिए। ये वैदिक अनुष्ठानों का संगीत पक्ष दर्शाता है। प्रश्न 1, औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? सही उत्तर है अथर्ववेद। औषधीय ज्ञान के प्रारंभिक संकेत अथर्ववेद में मिलते हैं, जो रोग निवारण और वनस्पतियों से जुड़ा है। प्रश्न 2, पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? सही जवाब है अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रमुख सूक्त माना जाता है, जिसमें कृषि और मातृभूमि महिमा का वर्णन है। प्रश्न 3, अथर्ववेद में परीक्षित को किस राज्य का राजा कहा गया है? सही उत्तर है कुरु। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है, जो प्रारंभिक राजनैतिक इतिहास का संकेत है। प्रश्न 4, अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है? सही जवाब है सामान्य जनजीवन और अंधविश्वासों का वर्णन। अथर्ववेद लोक जीवन का दर्पण माना जाता है, जिसमें सामाजिक विचार और अंधविश्वासों का उल्लेख है। प्रश्न 5, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है 731 मंत्र। अथर्ववेद में 731 मंत्र माने जाते हैं, जिसमें लगभग 6000 पद्य संकलित थे। प्रश्न 6, अथर्ववेद के कुछ मंत्र किस वेद के मंत्रों से भी प्राचीन माने जाते हैं? सही जवाब है ऋग्वेद। कुछ विद्वानों के अनुसार अथर्ववेद के कुछ अंश ऋग्वेदिक मंत्रों से भी पुराने माने गए हैं। प्रश्न 7, अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण जैसे विषयों का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? सही उत्तर है लोक विश्वास और अनुष्ठान। अथर्ववेद में लोक जीवन से जुड़े जादू टोना और वशीकरण के मंत्र मिलते हैं। प्रश्न 8, अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? सही जवाब है प्रजापति। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जो वैदिक राजनीतिक व्यवस्था का संकेत देता है। प्रश्न 9, ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? सही उत्तर है शाकल। ऋग्वेद की शाकल शाखा ही आज प्रचलित और संरक्षित है। प्रश्न 10, यजुर्वेद को मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? सही जवाब है 2। यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रश्न 11, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है ऋग्वेद। विद्वान ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद मानते हैं, जिससे वैदिक साहित्य की शुरुआत हुई। प्रश्न 1, वैदिक संहिताओं के पश्चात किन ग्रंथों का स्थान माना जाता है? सही उत्तर है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये ग्रंथ उत्तर वैदिक समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। प्रश्न 2, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किस उद्देश्य से लिखे गए थे? सही उत्तर है वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु। ये गद्य रूप में संहिताओं की व्याख्या करते हैं। प्रश्न 3, ऐतरेय ब्राह्मण में किस विषय का वर्णन मिलता है? सही जवाब है राज्याभिषेक के नियम। इसमें कुछ राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। प्रश्न 4, शतपथ ब्राह्मण में किन क्षेत्रों के राजाओं का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है गंधार, कुरु, पंचाल आदि। यह उत्तर वैदिक राजनीति को दर्शाता है। प्रश्न 5, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? सही उत्तर है 108 उपनिषद। इनमें से 13 को प्रमुख उपनिषद माना गया है। प्रश्न 6, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है मनुस्मृति। यह शुंग काल से संबंधित है और इसमें सामाजिक तथा विधिक नियम हैं। प्रश्न 7, आरण्यक ग्रंथों में मुख्यतः किसका दार्शनिक और प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है? सही उत्तर है यज्ञ से जुड़े कर्मकांड। ये वन में अध्ययन हेतु रचे गए थे। प्रश्न 8, जाबालोपनिषद में किस विषय का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है चारों आश्रम। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन है। प्रश्न 9, नारद स्मृति मुख्यतः किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है? सही उत्तर है गुप्त युग। यह गुप्त युग की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की जानकारी देती है। प्रश्न 10, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही उत्तर है पुरुष की अर्धांगिनी। ये वैदिक समाज की पारिवारिक अवधारणा दर्शाता है। प्रश्न 11, मैत्रेयी संहिता में स्त्री की स्थिति के बारे में क्या उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष। ये उस समय की मानसिकता दर्शाता है। प्रश्न 12, ब्राह्मण ग्रंथों से मुख्यतः किस काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व। यह उत्तर वैदिक राजनीति को दर्शाता है। पहला प्रश्न, वेदों को समझने के लिए रचित 6 वेदांगों में से कौन सा शुद्ध उच्चारण से संबंधित है? सही उत्तर है शिक्षा। ये वेदांग वेदों के सही उच्चारण और वैदिक ध्वनि विज्ञान का आधार है। अगला प्रश्न, कल्प वेदांग मुख्यतः किससे संबंधित है?
इसका सही उत्तर है कर्मकांडीय विधि। कल्प वेदांग यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां बताता है, जिससे श्रौत, गृह और धर्मसूत्र विकसित हुए। प्रश्न 3, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा माना जाता है? सही जवाब है गौतम धर्मसूत्र। यह धर्मसूत्र प्राचीन काल में सामाजिक और विधिक नियमों का संकलन था। प्रश्न 4, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण किस पुराण में मिलता है? उत्तर है विष्णु पुराण। इसमें राजाओं की वंशावलियां क्रमबद्ध रूप से दी गई हैं। प्रश्न 5, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है मत्स्य पुराण। ये पुराण साहित्य की आरंभिक कड़ी है, जिसमें वंशावलियां और धार्मिक कथाएं हैं। प्रश्न 6, अग्नि पुराण का विशेष महत्व किस दृष्टि से है? सही विकल्प है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवरण। इसमें राजतंत्र और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं। प्रश्न 7, निरुक्त वेदांक का संबंध किससे है? सही उत्तर है शब्दों की व्युत्पत्ति। ये वैदिक शब्दों के अर्थ और व्युत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो वैदिक भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न 8, ज्योतिष वेदांग मुख्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है यज्ञ के समय निर्धारण से। यह ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शुभ मुहूर्त तय करने में सहायक था। प्रश्न 9, श्रौत, गृह और धर्मसूत्रों से मुख्यतः किस विषय की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है यज्ञीय विधि और सामाजिक नियम। ये वैदिक अनुष्ठानों और सामाजिक आचारों का मार्गदर्शन करते थे। प्रश्न 10, सूत्र साहित्य की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखना। संक्षिप्त सूत्रों ने ज्ञान को सुरक्षित रखने और स्मरण में सुविधा प्रदान की। प्रश्न 11, पुराणों का पाठ मुख्यतः कौन किया करते थे? ये मुख्यतः पुजारी मंदिरों में किया जाता था। इससे आम जनता को धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता था। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है रुद्रपट्टनम शमा शास्त्री। प्राचीन पांडुलिपि की खोज के बाद उन्होंने ही इसका अनुवाद किया, जिससे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही जवाब है 15 अधिकरणों में। ये ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, जो प्रशासन और अर्थनीति का विस्तृत विवरण देता है। प्रश्न 3, चचनामा के लेखक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है अली अहमद। यह ग्रंथ सिंध पर अरब विजय का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसमें प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों का विवरण सुरक्षित है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है आगम। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। राजतरंगिणी ग्रंथ में कितने सर्ग तरंग हैं? सही उत्तर है 8। कल्हण द्वारा रचित यह ग्रंथ 8 सर्गों में विभाजित है और कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। हीनयान बौद्ध परंपरा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है कथावस्तु। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक कथानक संकलित हैं और ये बौद्ध दर्शन को समझने का स्रोत है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? सही उत्तर है कल्पसूत्र। यह ग्रंथ जैन धर्म के इतिहास और तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? इसका सही उत्तर है कल्हण। उन्होंने राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें कश्मीर के शासकों का क्रमबद्ध वर्णन है। गार्गी संहिता के रचयिता कौन थे? सही जवाब है कात्यायन। ये ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। सिंध पर अरब विजय का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सही विकल्प है चचनामा। ये ग्रंथ अरबों की सिंध विजय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही उत्तर है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी प्रदान करता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में वर्णित हैं? सही जवाब है जातक। ये कथाएं नैतिक शिक्षा और लोक जीवन का चित्र प्रस्तुत करती हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? सही उत्तर है पाणिनि। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम व्यवस्थित पुस्तक है, जिससे मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? सही विकल्प है महावीर के जीवन कृत्य। यह जैन धर्म के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है लिपि। इस ग्रंथ में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? सही जवाब है शुंग वंश। ये टीका शुंग वंश के इतिहास की राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करती है। पहला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है हेरोडोटस। उन्हें इतिहास लेखन का जनक माना जाता है और उन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक में भारत फारस संबंधों का वर्णन किया था। प्रश्न 2, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है मेगास्थनीज।
ये मौर्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है जो मौर्य समाज और प्रशासन का विवरण देता है। प्रश्न 3, बिंदुसार के राजदरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? सही उत्तर है डायमैक्स। ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जिससे मौर्य विदेश संबंधों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है टॉलमी। उन्होंने 2री शताब्दी ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत के भौगोलिक विवरण दिए गए थे। प्रश्न 5, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है प्लिनी। ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई, जिसमें भारत के पशु, पेड़ पौधे और खनिजों का वर्णन है। प्रश्न 6, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मुख्यतः किसका वर्णन है? सही उत्तर है भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का। ये प्राचीन समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 7, भारत के संबंध में आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय कथाओं का वर्णन किसने किया? सही उत्तर है टेसियस। वो ईरान का राजवैद्य था, लेकिन उसके विवरण अधिक कल्पनात्मक थे। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सही उत्तर है मेगास्थनीज। उनकी पुस्तक इंडिका से मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। प्रश्न 9, अशोक के राज दरबार में मिस्र के किस नरेश का राजदूत आया था? सही उत्तर है डायोनीसियस। वो मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो भारत मिस्र संबंधों की जानकारी देता है। प्रश्न 10, सिकंदर के साथ आए लेखकों में अधिक प्रामाणिक विवरण किसके माने जाते हैं? सही उत्तर है निरियाकस, एनासिक्रेटस और एरिस्टोबुलस। वे प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने विश्वसनीय विवरण दिए। प्रश्न 11, प्रथम शताब्दी में भारत के पशु, पेड़ पौधों और खनिजों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है नेचुरल हिस्ट्री। ये प्लिनी द्वारा रचित है। प्रश्न 12, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है हेरोडोटस। यह प्राचीन यूनानी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 13, इंडिका में मुख्यतः किस काल का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है मौर्य काल। यह मेगास्थनीज द्वारा रचित है। प्रश्न 14, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लगभग किस वर्ष की रचना मानी जाती है? सही उत्तर है लगभग 80 ईस्वी। प्रश्न 15, टॉलमी ने किस शताब्दी में भारत का भूगोल की रचना की? सही उत्तर है 2री शताब्दी ईस्वी में। प्रश्न 16, टेसियस किस देश का राजवैद्य था? सही उत्तर है ईरान। उसका विवरण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कम विश्वसनीय माना जाता है। पहला प्रश्न, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सही उत्तर है फाहियान। वो 14 वर्षों तक भारत में रहा और उसने गुप्तकालीन समाज का विवरण दिया। प्रश्न 2, सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? इसका सही उत्तर हेनसांग है। ये ग्रंथ हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म और राजनीति का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें 138 देशों का विवरण शामिल है। प्रश्न 3, हेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? सही जवाब है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और संग्रह। वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए भारत आया था। प्रश्न 4, हेनसांग के अध्ययन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? सही उत्तर आचार्य शीलभद्र है। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 5, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सही उत्तर इत्सिंग है। उनके विवरण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा और बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, हेनसांग किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर हर्षवर्धन है। हेनसांग का विवरण हर्षकालीन इतिहास, समाज, धर्म और राजनीति को समझने में मदद करता है। प्रश्न 7, हेनसांग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पहुंचा था? सही जवाब है कपिशा। वो 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान करने के लगभग 1 वर्ष बाद कपिशा पहुंचा था। प्रश्न 8, हेनसांग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ण का था? सही उत्तर शूद्र है। हेनसांग के विवरण में सिंध के राजा का उल्लेख शूद्र वर्ण के रूप में मिलता है, जो सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 9, फाहियान भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा? सही जवाब है 14 वर्ष। उसने गुप्तकालीन भारत के समाज को सुखी और समृद्ध बताया। अंतिम प्रश्न, संयुगन लगभग किस वर्ष भारत आया था? सही उत्तर 518 ईस्वी है। वो लगभग 3 वर्षों तक भारत में रहा और बौद्ध संपर्कों के बारे में जानकारी प्रदान की। पहला प्रश्न, अलबरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? सही उत्तर है महमूद गजनवी। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उनकी कृतियां इतिहास का प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न 2, अलबरूनी का मूल निवास स्थान कहाँ था? सही उत्तर है
ख्वारिज्म या खीव। यह क्षेत्र आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। प्रश्न 3, अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर है अरबी। यह ग्रंथ इतिहासकारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, तहकीके हिंद ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? सही उत्तर है 80। ये एक विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 5, अल-बरूनी की कृति में किस काल के समाज पर विशेष प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर है राजपूत कालीन समाज। ये जानकारी सामाजिक इतिहास को समझने में सहायक है। प्रश्न 6, किताब उल हिंद ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है तहकीके हिंद। यह ग्रंथ इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 7, अल-बरूनी की कृति मुख्यतः किन विषयों पर आधारित है? सही उत्तर है धर्म, दर्शन और सामाजिक जीवन। यह ग्रंथ बहुविषयक अध्ययन का आधार है। प्रश्न 8, अल-बरूनी ने भारत संबंधी अध्ययन किस उद्देश्य से किया था? सही उत्तर है भारतीय समाज को समझने हेतु। यह कार्य ऐतिहासिक समझ का आधार है। प्रश्न 9, अल-बरूनी की कृति में किस प्रकार की मापन विधियों का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है भारतौल और मापन विधियां। ये जानकारी प्राचीन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। प्रश्न 10, अल-बरूनी के ग्रंथ में किन कलाओं का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है मूर्तिकला और विज्ञान। यह विवरण कला इतिहास का आधार है। प्रश्न 11, इब्न बतूता का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है रेहला। ये ग्रंथ 14वीं शताब्दी की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी देता है। प्रश्न 12, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है अरबी। यह ग्रंथ इतिहासकारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 13, इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था? सही उत्तर है 14वीं शताब्दी। यह तथ्य इतिहास अध्ययन का आधार है। प्रश्न 14, 1333 ई में दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया? सही उत्तर है दिल्ली का काजी। उसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। प्रश्न 15, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस सुल्तान ने नियुक्त किया था? सही उत्तर है मुहम्मद बिन तुगलक। यह तथ्य मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख बिंदु है। प्रश्न 16, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भारतीय उपमहाद्वीप के किन पहलुओं की जानकारी देता है? सही उत्तर है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। प्रश्न 17, इब्न बतूता दिल्ली किस वर्ष पहुंचा था? सही उत्तर है 1333 ई। ये तिथि ऐतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 18, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर किस शासक ने उसे पद दिया? सही उत्तर है मुहम्मद बिन तुगलक। ये घटना प्रशासनिक इतिहास का भाग है। प्रश्न 19, इब्न बतूता द्वारा रचित रेहला किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। ये ग्रंथ ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। प्रश्न 20, इब्न बतूता का विवरण किस काल के भारतीय समाज को दर्शाता है? सही उत्तर है तुगलक कालीन समाज। यह विवरण मध्यकालीन समाज को समझने में सहायक है। पहला प्रश्न, तारानाथ कौन था? सही उत्तर है तिब्बती लेखक। तारानाथ की रचनाएं इतिहास अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तारानाथ द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सही उत्तर है कंग्यूर तथा तंग्यूर। ये ग्रंथ ऐतिहासिक अध्ययन में बहुत उपयोगी हैं। कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों से किस विषय की जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब है भारतीय इतिहास। ये ग्रंथ इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तारानाथ के ग्रंथ किस देश की भाषा संस्कृति से संबंधित हैं? सही उत्तर है तिब्बती। तारानाथ तिब्बती साहित्य का हिस्सा था। तारानाथ के ग्रंथ इतिहास अध्ययन में क्यों महत्वपूर्ण हैं? सही उत्तर है भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु। ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग होते हैं। मार्को पोलो किस शताब्दी के अंत में भारत आया था? सही उत्तर है 13वीं शताब्दी। मार्को पोलो का विवरण भी इतिहास अध्ययन में उपयोगी है। मार्को पोलो भारत में किस क्षेत्र की यात्रा पर आया था? इसका सही उत्तर है पांड्य देश। यह विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में सहायक है। मार्को पोलो का विवरण मुख्यतः किस इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? सही उत्तर है पांड्य इतिहास। उसका यात्रा वृत्तांत एक प्रमुख स्रोत है। मार्को पोलो किस प्रकार का यात्री था? सही उत्तर है यूरोपीय यात्री। मार्को पोलो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री माना जाता है। मार्को पोलो के यात्रा विवरण से किस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है दक्षिण भारत। यह विवरण दक्षिण भारत के अध्ययन में सहायक है। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जिन्होंने संगठित उत्खनन की नींव रखी और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में योगदान दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? सही उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। वे इसके प्रथम महानिदेशक रहे और संस्थागत पुरातत्व की शुरुआत की, जो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करती है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है भारतीय पुरातत्व शास्त्र। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया और ऐतिहासिक स्थलों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1400 ईपू के किस अभिलेख से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं? सही उत्तर है बोगाज कोई अभिलेख। ये अभिलेख वैदिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे आर्य संस्कृति के अध्ययन में सहायता मिलती है। बोगाज कोई अभिलेख किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है एशिया माइनर। ये क्षेत्र वर्तमान तुर्की के अंतर्गत आता है और प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के अध्ययन के लिए ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सही उत्तर है होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। ये अभिलेख भागवत धर्म का प्रमुख प्रमाण है और वैष्णव परंपरा के अध्ययन में इसका महत्व है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सही उत्तर है सौहगौरा अभिलेख। ये अभिलेख आपदा प्रबंधन के इतिहास को दर्शाता है, जिसमें खाद्यान्न संरक्षण का उल्लेख है। होलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? सही उत्तर है यवन शासक एंटियालकिडस। यह तथ्य भागवत धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है और भारत यूनानी संबंधों के अध्ययन में सहायक है। वेसनगर विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है भागवत धर्म। ये स्तंभ वैष्णव परंपरा का प्रतीक है और भागवत धर्म के प्रचार का प्रमाण देता है। सौहगौरा अभिलेख से प्रशासन की किस व्यवस्था की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है आपदा प्रबंधन एवं खाद्यान्न भंडारण। ये अभिलेख प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, विशेषकर अकाल प्रबंधन को दर्शाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर है खारवेल। ये अभिलेख कलिंग इतिहास का प्रमुख स्रोत है, जिसे राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। बोगाज कोई अभिलेख से किन वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं? सही उत्तर है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। यह वैदिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। होलियोडोरस स्तंभ लेख किस नगर से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है वेसनगर विदिशा। ये स्थल ऐतिहासिक महत्व का है, जहां होलियोडोरस स्तंभ स्थापित हुआ था। बोगाज कोई अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व किस दृष्टि से है? सही उत्तर है वैदिक देवताओं की पुष्टि। ये अभिलेख वैदिक संस्कृति के प्रमाण और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्कों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। भारत पर सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख। ये ऐतिहासिक स्रोत उत्तर भारत के आक्रमण इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सही उत्तर है एरण अभिलेख। ये अभिलेख सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें सती का प्रथम प्रमाण मिला। सातवाहन राजाओं का इतिहास मुख्यतः किस आधार पर लिखा गया है? सही उत्तर है अभिलेखों के आधार पर। इनके अभिलेख दक्कन इतिहास अध्ययन में प्रमुख स्रोत रहे हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सही उत्तर है मंदसौर अभिलेख। यह अभिलेख आर्थिक इतिहास का स्रोत है, जो श्रेणी व्यवस्था के अध्ययन में सहायक है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से किस प्रकार के आवास का प्रमाण मिलता है? सही उत्तर है गर्तावास, गड्ढाघर। यह स्थल मानव आवास विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम से किस पशु को मनुष्य के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? सही उत्तर है कुत्ता। ये खोज नवपाषाणिक सामाजिक परंपराओं और मानव पशु संबंध को समझने में सहायक है। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है काशार्पण। आहत सिक्के प्राचीन मुद्रा प्रणाली का आधार हैं, जिन्हें काशार्पण कहा गया। भीतरी स्तंभ लेख से किस विदेशी आक्रमण की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है हूण आक्रमण। ये अभिलेख उत्तर भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, जिससे हूण आक्रमण की जानकारी मिली। एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है, जिससे सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? सही उत्तर है भानुगुप्त। ये अभिलेख सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। मंदसौर अभिलेख से किस उद्योग से संबंधित जानकारी मिलती है? सही उत्तर है रेशम उद्योग। ये अभिलेख आर्थिक इतिहास का स्रोत है, जिससे रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मिली। बुर्जहोम पुरास्थल से किस प्रकार के सामाजिक संस्कार का प्रमाण मिलता है?
सही उत्तर है मानव कुत्ता संयुक्त दफन। यह खोज नवपाषाणिक संस्कृति और मानव संबंधों को दर्शाती है। आहत सिक्कों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है काशार्पण। आहत सिक्के प्राचीन मुद्रा के रूप में जाने जाते थे। सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करने की परंपरा भारत में किससे प्रारंभ हुई? सही उत्तर है यवन शासक। यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखवाए जो मुद्रा शास्त्र अध्ययन में महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? सही उत्तर है वीणा बजाती मुद्रा वाले सिक्के। यह सिक्का गुप्तकालीन कला और सांस्कृतिक इतिहास का प्रमाण है। अरिक्रमेडु पुदुचेरी के निकट से किस विदेशी सभ्यता के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है रोमन। ये स्थल भारत रोम व्यापार संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण है। भारत के सबसे पहले संबंध किन क्षेत्रों से स्थापित हुए थे? सही उत्तर है बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा। ये जानकारी भारत के सांस्कृतिक प्रसार को दर्शाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली क्या कहलाती है? सही उत्तर है नागर शैली। ये शैली उत्तर भारतीय मंदिरों की पहचान है। दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली क्या कहलाती है? सही उत्तर है द्राविड़ शैली। ये शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता है। नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली क्या कहलाती है? सही उत्तर है वेसर शैली। ये शैली दक्षिणापथ के मंदिरों में दिखाई देती है। पंचायतन शैली का मंदिर किस विशेषता से पहचाना जाता है? सही उत्तर है मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर। ये हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण योजना है। पंचायतन मंदिर शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो। ये मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम का प्रमाण किस ऐतिहासिक स्रोत से मिलता है? सही उत्तर है उसके सिक्कों से। सिक्कों पर वीणा मुद्रा का अंकन उसकी संगीत रुचि को दर्शाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर किस मंदिर योजना से संबंधित है? सही उत्तर है पंचायतन शैली। यह मंदिर ओडिशा स्थापत्य का प्रमुख केंद्र है। अरिक्रमेडु से प्राप्त रोमन सिक्के किस प्रकार के संपर्क का प्रमाण है? सही उत्तर है भारत रोम व्यापार संबंध। यह स्थल प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक इतिहास का प्रमाण है। दशावतार मंदिर देवगढ़ किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? सही उत्तर है पंचायतन शैली। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है और अतीत में इसे पंचायतन योजना पर बनाया गया था। स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप से भारत के संबंध मुख्यतः किस कारण से स्थापित हुए? सही उत्तर है सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रसार। ये संबंध भारतीय संस्कृति के प्रसार को दर्शाते हैं, जहां व्यापार और धर्म से संपर्क बढ़ा। वैसर शैली के मंदिर मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही उत्तर है दक्षिणापथ क्षेत्र। ये शैली नागर और द्राविड़ शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई और कर्नाटक क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है। पंचायतन शैली में कुल कितने मंदिर सम्मिलित होते हैं? सही उत्तर है 5। ये शैली मंदिर स्थापत्य की प्रमुख योजना है जिसमें 5 मंदिरों की संरचना बनी होती है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? सही उत्तर है पंचायतन शैली। ये मंदिर महाराष्ट्र की प्राचीन कला का प्रतीक है और इसे पंचायतन शैली में बनाया गया था। पहला प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है एपिग्राफी। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रश्न 2, अभिलेखों के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है एपिग्राफी, जो ऐतिहासिक शोध और संरक्षण में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3, पुलकेशिन II से संबंधित अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऐहोल, जो चालुक्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 4, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर है कलिंगराज खारवेल। ये कलिंग इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 5, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? सही उत्तर है गौतमी बलश्री। यह सातवाहन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 6, प्रतिहार नरेश भोज का प्रमुख अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ग्वालियर। यह प्रतिहार वंश के इतिहास का स्रोत है। प्रश्न 7, रुद्रदामन से संबंधित प्रमुख अभिलेख कौन सा है? सही उत्तर है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो शक शासन का प्रमाण है। प्रश्न 8, बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित अभिलेख कौन सा है? सही उत्तर है देवपाड़ा अभिलेख, जो सेन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 9, ग्वालियर अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? सही उत्तर है नरेश भोज। ये प्रतिहार वंश के इतिहास का प्रमुख प्रमाण है। प्रश्न 10, गौतमी बलश्री से संबंधित अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है नासिक। ये सातवाहन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 11,
ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? सही उत्तर है पुलकेशिन II, जिसकी विजयों का वर्णन इसमें मिलता है। प्रश्न 12। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत कौन सा अभिलेख है? सही उत्तर है प्रयाग स्तंभ लेख, जो गुप्त इतिहास का मुख्य आधार है। प्रश्न 13। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? सही उत्तर है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो हूण आक्रमणों के इतिहास का स्रोत हैं। प्रश्न 14। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख कौन सा है? सही उत्तर है मंदसौर अभिलेख, जो मालवा इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 15। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर है मालवा नरेश यशोवर्मन। प्रश्न 16। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर है रुद्रदामन। प्रश्न 17। देवपाड़ा अभिलेख किस बंगाल शासक से संबंधित है? सही उत्तर है विजयसेन। यह पालोत्तर बंगाल इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 18। प्रयाग स्तंभ लेख किस महान शासक से संबंधित है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त, जिसकी उपलब्धियां इसमें वर्णित हैं। प्रश्न 19। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। प्रश्न 20। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे खारवेल ने उत्कीर्ण कराया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डेली जीके, करंट अफेयर्स और MCQ अभ्यास के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।